बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों का एक और मददगार पकड़ा गया है। जम्मू से इस मददगार की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी संदिग्ध पकड़ा गया है। लगातार कई आतंकी घटनाओं में जिन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ के बाद फिर एक बार गिरफ्तारी हुई है। जम्मू से यह गिरफ्तारी की गई है और बताया जा रहा है कि आतंकियों को मदद करने का इस पर आरोप है। शेल्टर और लॉजिस्टिक मुहैया कराने के आरोप में इससे गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ की जा रही है कि और कितने आतंकियों को इसने इस तरह की मदद की थी, कौन कौन से आतंकी किस तरह की योजना बनाते रहे, ये तमाम जानकारी इससे अब ली जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है जम्मू से, जहां एक आतंकी की गिरफ्तारी हो गई है। जम्मू के बस स्टैंड से बड़ी तादाद में गोला बारूद के साथ एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद पूछताछ होती रही कि और कितने ऐसे मददगार भी हैं। लेकिन अब आतंकियों की धरपकड़ तेज हो गई और उसी कड़ी में अब एक और बेहद अहम कड़ी, आतंकियों का यह मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर एक बार फिर कुछ ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में जम्मू बस स्टैंड से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था विस्फोटकों के साथ। और अब जबकि लगातार पूछताछ और धरपकड़ जारी है, राह हुसैन बट अब एक और आतंकियों का मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ की जा रही है। कोमल सिंह हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। कोमल, राह हुसैन बट पर क्या आरोप है? इसकी गिरफ्तारी आखिर किस बिना पर हुई है? प्रशांत, जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस इन जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ने में और जो इनपुट उनसे मिलिटेंट को जो पकड़ा है और उस दौरान जो इंटेरोगेशन उनकी चली है, तो एक एक करके तार कहां से जुड़े हैं, कहां से हथियार आ रहे हैं, ये सारा कुछ उनको पता चल रहा है। तो वो उस इनपुट के बिहाफ पर ही आज राह हुसैन बट को पकड़ा है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। और इसको ये वही राह हुसैन है जिसने जम्मू के लिए बिहार से हथियार लेकर और वहां पर जो जम्मू के बस स्टैंड में रघुनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन पर जहां जहां जो आईडी जो फिट करने का जो सामान था, जो आईडी थी जो भी बरामद हुई थी एक हफ्ता पहले, तो वो सारा जो हथियार का सामान था, जो भी आईडी थी, वो इसी राह हुसैन बट जो कि पुलवामा का है, इसने लाया था बिहार से। और ये खुद चूंकि कश्मीर का रहने वाला है और बिहार से इसके तार जुड़े थे। बिहार का जो कल लड़का जो है, कल मिलिटेंट जो पकड़ा है, उसको भी जम्मू में ही लाया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल वहां पर जाकर उसको अरेस्ट किया है। और ये जो सोहेल को पकड़ा है जम्मू के सिद्रा से, सोहेल वही लड़का है जिससे हथियार उस दिन बरामद हुए थे, जिसने बस स्टैंड में आईडी फिट की थी। और उसके बावजूद जब उसका इंटेरोगेशन चला और भी जो काफी सारे 2-3 मिलिटेंट उन्होंने पकड़े हैं, जब उनसे जो इनपुट मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस को ड्यूरिंग इंटेरोगेशन के बाद ही एक एक करके कहां तार जुड़े हैं, कहां इनको हमले करने हैं और हथियार इनको कहां से मिल रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है उनसे मिल रही है, जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस समय हिरासत में लिया हुआ है और डेली उनकी इंटेरोगेशन चल रही है और रोज एक ना एक तार जो कहां जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में कोमल, ये एक और बड़ी गिरफ्तारी भी है। दरअसल सोहेल को जब जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया हथियारों के साथ, तो कहां से इसके पास हथियार आए थे, इसकी भी पूछताछ शुरू हो गई थी। लेकिन आज जिस शख्स को पकड़ा गया है, क्या किसी और ऐसे आतंकी संगठन से इसका संबंध बताया जा रहा है? क्योंकि अलबदर से तो उनके संबंध जुड़ रहे थे। बिल्कुल, अलबदर से इसके संबंध जुड़ रहे हैं। OGW का ये मोटिवेटर है और साथ में आपको बता दें प्रशांत, ये अलबदर टेररिस्ट आउटफिट है ही, लेकिन इसका जो बिहार से तार जुड़ा हुआ है, मेन जो मतलब हम आदमी कह सकते हैं कि इन्होंने ही जम्मू में सोहेल के साथ टाई अप किया और बिहार। तो ये एक और आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब एक और बेहद अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे में कोरोना की वजह से एक बार फिर से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते यानी कि 28 फरवरी तक सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट और बार को भी रात 11 बजे तक ही खुले रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पुणे में नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया, लेकिन रात 11 बजे के बाद बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। शादी ब्याह और ऐसे दूसरे समारोहों पर भी 200 से ज्यादा लोगों के आने पर रोक है और सभी तरह के कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अब इजाजत लेनी पड़ेगी। और यह तब करना पड़ रहा है जब महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंबई में खासतौर पर एहतियात बरती जा रही है।
और ऐसे में जबकि महाराष्ट्र के कई अलग अलग इलाकों में अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र सरकार कई एहतियाती कदम भी उठा रही है। पुणे में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। क्या ताजा अपडेट्स हैं, जानेंगे अपने सहयोगी चंद्रकांत पुंडे से। और मुंबई से ज्योत्सना गंगने इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार परेशान है। मुश्किलें बढ़ने के बाद अब शाम को आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद जनता से रूबरू होंगे। बताया यह जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी देंगे। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की जनता से अपील भी करेंगे। लेकिन यह तब बेहद अहम है जब महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ज्योत्सना, आज उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मुखातिब होंगे, किस विषय पर बात करना चाहेंगे, क्या उम्मीद की जा रही है? प्रशांत, बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो है कोरोना के बढ़ते मामले, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, पहले हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ विदर्भ में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में, पुणे में, विदर्भ में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 51,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो एक्टिव केसेस है कोरोना पॉजिटिव के। और एक दिन में, कल 24 घंटे में, पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 से भी ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। मुंबई और पुणे की बात करें तो पुणे में लगभग हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुंबई में जो है अब बीएमसी प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जो 11 बजे के बाद जो रेस्टोरेंट, पब, होटल शुरू है, वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। खुद मुंबई की मेयर जो है वो लोगों के बीच जाके लोगों को अवेयर कर रही है। और अगर डेथ मतलब मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों का आंकड़ा जो है पूरे पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 40 लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, ये बड़ा आंकड़ा भी है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि अब महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद किए जाने का फैसला है 28 तारीख तक। चंद्रकांत पुंडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, क्या ताजा हालात पुणे में इस वक्त कोरोना की वजह से बने हुए हैं? स्कूल कॉलेज बंद है, किस तरह की और हिदायत दी गई है? प्रशांत जी, स्कूल और कॉलेज कल से बंद हो गए पुणे में 28 तारीख, मतलब तकरीबन एक हफ्ते के लिए पूरा पुणे सिटी और डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ये भी पूरी तरह बंद रहेंगे। और दूसरी बात जो है नाइट कर्फ्यू की, इसको हम कर्फ्यू नहीं कह सकते, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विस है बस वही चालू रहेंगे। होटलिंग इंडस्ट्री जो है रात के 11 बजे के बाद पूरी तरह बंद रहेगी। और जो गैदरिंग जो है, मतलब शादियाँ है, सभा सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसके अंदर भी सिर्फ 200 के आगे परमिशन नहीं मिलेगी। इसके सबसे पहले मतलब रैली ऑर्गेनाइज करने से पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब प्रशासन अब पूरी तरह हरकत में आ गया है, जो बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं पुणे से ज़्यादातर। मतलब हम पिछली बात करेंगे तो 10 दिन पहले एक पूरी तरह कंट्रोल में था पुणे का कोरोना, लेकिन अभी पिछले 10 दिनों से पूरा डबल फिगर हो गए। सिटी की बात करें तो हर रोज कम से कम 500 केसेस आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर भी है चंद्रकांत की रोजाना 500 से ज्यादा मामले अगर पुणे में बढ़ते चले जा रहे हैं तो एहतियाती तौर पर यह कदम उठाना पड़ा है। हमारे सहयोगी चंद्रकांत पुंडे जो जानकारी दे रहे हैं कि कल से पुणे में स्कूल, कॉलेज, तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा क्या और कदम उठाए गए हैं ताकि कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जमा ना हो? चंद्रकांत, क्या इस बारे में फैसला किया गया है? सबसे बड़ी एक्शन जो है, मतलब जो पब्लिक फंक्शन जो है उसके ऊपर पूरी तरह नहीं बता पाएंगे, लेकिन पार्शियली पूरी तरह कंट्रोल किया गया है। मतलब 200 के आगे लोग तो नहीं होंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरा कंट्रोल में हो पाएगा, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं होगा। और नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू पूरी तरह अगर लगा सकते हैं तो उसका शायद रिजल्ट आ सकते थे, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी ये पूरा पुणे का जो कोरोना है ये कंट्रोल में। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, जो नया दूसरा स्ट्रेन जो है जो हमारे विदर्भ में पाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है, वो पुणे में ना आए, इसलिए जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे अभी तक वैसी कुछ प्रिकॉशन ली नहीं गई है। अगर वो प्रिकॉशन लेते तो पुणे का कोरोना शायद आगे जाके थोड़ा कंट्रोल में रहता है, वो होना चाहिए कम से कम पुणे में। तो
जी, और इसलिए ये एहतियाती कदम उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि पुणे में कल से लेकर 28 तारीख तक स्कूल कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। लेकिन अब सख्ती मुंबई में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेजी से कोरोना के मामले मुंबई में भी बढ़ रहे हैं। ज्योत्सना, अब कौन से ऐसे और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और वजह क्या मानी जा रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि मामले इतने ज्यादा मुंबई में भी बढ़ गए कोरोना के? अगर प्रशांत पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 800 से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो ये जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 10-15 दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से लोगों का लापरवाही थी, जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही थी, और धीरे धीरे करके बीएमसी प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हालांकि लगातार लोगों को सूचना दी जा रही थी कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सावधानी बरतनी है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही लोगों की, हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से ज़्यादातर कई बार हमने अपने न्यूज़ 18 पर ये स्टोरी दिखाई कि भीड़ जो है मुंबई में बढ़ती जा रही है। मुंबई के सटे इलाकों में, ठाणे, जो कल्याण डोंबिवली है, वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से। और अगर मास्क पहनने की बात करें तो मास्क लोग ठीक से नहीं पहनते, और इसको लेकर भी खुद कई बार मुंबई की मेयर और राज्य सरकार की तरफ से सीएम ने भी कई बार अपने भाषण में कहा था कि लोग जो है अपना सावधानी बरते, ध्यान रखें। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो लापरवाही लोगों ने बरती, जिस तरह से ढिलाई लोगों ने बरती, इसकी वजह से अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां कोरोना के मामले अगर 15 दिन पहले की बात करें तो 300 से कम थे, अभी कोरोना के मामले 800 से ज्यादा हो रहे हैं। मतलब इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है कि तेजी से अब कई शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 6281 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए। 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोगों पर सख्ती बढ़ाने के लिए बीएमसी ने अब मार्शल तैनात कर दिए हैं। जो लापरवाही कर रहे हैं ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन खबर यह भी है कि देर रात मुंबई पुलिस ने एक पब में भी छापेमारी की है। कोरोना नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया गया है और केस दर्ज किया गया है। एक के बाद एक सख्ती अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई और जिलों में और शहरों में इसी तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियात बरती जा रही है, मार्शल को तैनात भी किया जा रहा है। उधर मुंबई में लापरवाही की वजह से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की रोकथाम के लिए खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर सड़कों पर उतरी, लोगों से मुलाकात की, कोरोना नियमों के पालन करने की अपील लोगों से उन्होंने की, लोगों को मास्क भी उन्होंने बांटे। मेयर ने लापरवाही बरतने वाले लोगों को सख्ती से निपटने की भी बात कही है। लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वो नियमों का सख्त पालन करें और ना करने पर सख्ती से निपटने की भी बात कही गई है। महापालिका तुमच्या सोबत आहे। येस बेटा इकडे तुम्ही सुरक्षित करा, आम्ही सुरक्षित। लेकिन मुंबई की मेयर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन तक लगाने की चेतावनी उन्होंने दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जो है वो खुद अब लोगों के बीच जाकर उनको मास्क दे रही है। इतना ही नहीं, लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैम, क्या बताना चाहेंगे, क्या कोरोना इतना बढ़ चुका है कि अभी आपको उतरना पड़ रहा है? हाँ, मैं समझती हूँ, पहली मैं मुंबई का रहे, मैं नागरिक हूँ। हाँ। और मैं शिव सैनिक हूँ। हाँ। और अभी मेरा पद महापौर है। महापौर की जिम्मेदारी सब है, ऐसे लोग कहते हैं, और मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य। तो मैं मेरा कर्तव्य कर रही है कि जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना। और मास्क ही ऐसे ही अभी है कि ये अपना दवा भी है और दुआ भी है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने मुंबई में सख्ती बढ़ाते हुए मार्शल भी तैनात कर दिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि लोगों के पकड़े जाने के बाद वो लोग मार्शल से ही भिड़ गए। कुछ जगहों पर तो बहस मारपीट तक में बदल गई है। इन लोगों को मार्शल ने कोरोना नियम तोड़ने पर पकड़ा है। जब जुर्माने की अपील की गई, बात कही गई, तो बात मारपीट तक पहुंच गई थी। और इस तरह की तस्वीरें शहर के अलग अलग हिस्सों में सामने आई है, जहां लोग पहले तो लापरवाही की वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जब पकड़े गए तो चालान करने पर मार्शल से ही मारपीट पर लोग उतारू हो गए। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार मुंबई में बनी हुई हैं।
ज्योत्सना, अब जिन मार्शल की तैनाती की जा रही है, अगर जो आसपास आपके लोग हैं, क्या वो कहते हैं क्या इस तरह से मार्शल से मारपीट सही होगा, जबकि वो उनकी हिफाजत के लिए तैनाती उनकी की गई है? बिल्कुल सही, क्योंकि मार्शल को जैसे कि हमने तस्वीरों में दिखाया कि मार्शल के साथ जो बीएमसी द्वारा तैनात किया है, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनके ऊपर अब बदतमीज़ी पर लोग उतर आए हैं। जो लोग मास्क ठीक से नहीं पहनते, जो लोग ज़्यादा भीड़ लगाकर बैठते हैं, उनके ऊपर ये मार्शल जो है वो निगरानी रखते हैं और बीएमसी की तरफ से उनको वो अथॉरिटी दी गई है। उनको मतलब एक कार्ड दिया जाता है जिसकी वजह से हम ये पहचान भी सकते हैं कि ये मार्शल फर्जी है या असली है। लेकिन वो लोग जो है लोगों की सुरक्षा के लिए उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुर्माने की रकम वसूल करते हैं अगर लोगों ने नियम तोड़ा हो तो। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि मार्शल के साथ, फिर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके साथ कई लोग जो नियम तोड़ते हैं, गैर जिम्मेदार लोग, वो उनके साथ और तस्वीरों में भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, तो उनसे ही अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। लेकिन खुद सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग होने का दावा किया और इस बैठक में सख्त फैसले लिए जाने की भी उम्मीद जाहिर की है। पुणे हो या मुंबई हो, नागपुर और विशेष रूप से अमरावती, यवतमाल, तो बहुत सारे जिलों में अभी ये कोरोना का बढ़ते जा रहा है। हमने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि आपके स्तर पर जो निर्णय लेना है लॉकडाउन के लिए या वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, वो आप करें। और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी यही रहेगी आगे में चलकर कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में हम लोग सोच रहे। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आगे मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीएमसी ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। बीएमसी के अधिकारियों ने अब शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है और कई लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा है। बांद्रा के एक बार में भी छापेमारी की गई है। 100 से ज्यादा लोगों को बगैर मास्क के यहां से पकड़ा गया है। बताया गया कि छापेमारी में 50,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। और अब ऐसे में जबकि रात में बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी अगर उनके पास कोई बहुत जरूरी वजह नहीं है, ऐसे में बार पर भी छापेमारी हुई, कई लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा गया। एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिवार का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उनकी नाबालिग लड़की के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। लड़की के परिवार ने दावा किया कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुका था और शादी का लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उस लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। घर पे आया, घर पे कहने लग गया बहन से कि तू मेरे से शादी कर ले। तो बहन ने यानी माँ को बताया सबका जैसे से बोल रहा। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि अभी आ रहे हैं हम। उसे सब्जी लेने के लिए बाहर भेज दिया तो उसने सर पे हथौड़ा मार कर चला गया। गेट बाहर से बंद कर दिया, चाबी अंदर फेंक दी। साथ हॉस्पिटल से आई इन्फॉर्मेशन के बेस पे पुलिस तुरंत हॉस्पिटल और मौके पर पहुंच गई थी। जैसा कि आप देखते हैं ये परिवार यहाँ पिछले 1.5-2 साल से रह रहा है और उस दिन इनके घर के अंदर ही इस बच्ची के ऊपर अटैक हुआ था। मौके को देखने से जो बात समझ में आई है और हमने इमीडिएट इस पर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और अब उस पर इस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी 5 टीमें काम कर रही हैं जो जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट को पकड़ने का प्रयास हो रहा है। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, बेगमपुर इलाके में मौजूद हैं। जावेद, पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन परिवार क्या बता रहे हैं इस आरोपी के बारे में? कौन है ये आरोपी जो फरार है अब तक? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो आरोपी है लई खान, वो परिवार का परिचित था। पुलिस ने भी ये बताया कि वो फैमिली फ्रेंड जैसा था और परिवार का लगातार ये आरोप है कि वो शादी का दबाव बना रहा था
और पुलिस ने भी ये बात अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाई है। फ़िलहाल हम बेगमपुर की तस्वीरें अगर दिखाएं, यहाँ पर आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर, करीब 200 मीटर दूरी पर जो मृतक है उसका घर है, वहाँ पर जाने की मनाही है कानून व्यवस्था के लिहाज से। और जो जानकारी में शुरुआत में जानकारी आ रही है वो यही कि जो दबाव शादी का बनाया जा रहा था, वो लड़की ने उसे ठुकराया और उसके बाद जो आरोपी है उसने लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 टीमें गठित की हैं। जो आरोपी है वो बवाना की एक फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री में लड़की के माता पिता भी काम करते थे। तो ये शुरुआती जानकारी आ रही है। पुलिस का कहना है कि एक बार आरोपी पकड़ा जाएगा तो और ज़्यादा पूछताछ जब होगी तो और, लेकिन वो आरोपी अब तक फरार है। पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बेगमपुर में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के घर के बाहर भी अब सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ नेता भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया है। शुक्रवार रात बेगम विहार इलाके में एक 17 साल की युवती की हथौड़े से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम बेगम विहार इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की अगर स्थिति आज दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जो मृतक है उसकी गली है, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात है और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। दरअसल जो कल पुलिस की तरफ से बताया गया था कि ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का मामला था। लगातार लड़का जो है वो शादी का दबाव लड़की पर बना रहा था। लड़की ने शादी का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। फिलहाल देखिए यहाँ जो गली है उसके बाहर भी बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए हैं। आप देखेंगे जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। अलग अलग जगहों से अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। विश्व हिंदू परिषद और दिवाकर शर्मा हमारे अध्यक्ष जी हैं। जो ये हुआ है ये बहुत शर्मनाक है और पहले भी मंगोलपुरी में एक घटना घटित हुई थी और ये बार बार घटित हो रही है। कानून व्यवस्था देखे पुलिस और हम यही मांग करते हैं इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जावेद, ये किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे थे? आखिर क्यों इन्हें रोका गया था परिवार से मिलने के लिए और मीडिया वालों को भी क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए, पुलिस से ये सवाल पूछा गया कि मीडिया को या किसी और संगठन से जुड़े लोगों को परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इलाके के डीसीपी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, उन्होंने कहा है कि परिवार जो है अभी अकेलापन चाहता है। हम परिवार से जैसी भी बात होगी वो आपको बताएंगे। और यही यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है जिस जगह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर खुद जो रोहिणी ज़िले के डीसीपी हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है पुलिस की, वहाँ वो गली आगे है और वहीं पे मृतक का घर है। और यहाँ जिन लोगों को रोका गया है करीब 200 मीटर की दूरी पर यहाँ मीडिया भी रोकी गई है और साथ ही कुछ लोग हैं जो इधर ही पुलिस ने रोके हुए हैं। तो पुलिस का कहना है कि परिवार अभी अकेलापन चाहता है, इसलिए वो आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और यहीं पर ही मीडिया और जो दूसरे संगठन के लोग हैं उनको रोका गया है। जी, माहौल और ज्यादा खराब ना हो इसलिए एहतियाती कदम पुलिस भी उठा रही है। लेकिन दिल्ली की तरह ही मुंबई से भी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई के खार रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद भी हो गई। और इन तस्वीरों में साफ दिखा कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद लड़के ने पहले तो खुद ट्रेन के आगे कूदकर नाटक करने की कोशिश की और फिर जब लड़की को जबरन घसीटकर वो ट्रेन के नीचे धक्का देता भी नजर आया है। काफी देर कोशिश के बाद जब वो कामयाब नहीं हुआ तो पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हो गई। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जब तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, आरोपी पकड़ लिया गया है, क्या पूरी तरह से बता पाई है पुलिस इस पूरी घटना के बारे में?
देखिए, रेलवे पुलिस से जो जानकारी मिल रही है प्रशांत, उसके मुताबिक जो है लड़का और जो लड़की है, जो आरोपी है और जो पीड़ित लड़की है, ये दोनों जो है 2 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। उसी दौरान लड़के को एक तरफा प्यार लड़की से हुआ, जिसके बाद वो लगातार लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगा शादी के लिए। लेकिन लड़की ने जब इनकार किया तो वह लगातार उसका पीछा तब भी करता रहा। इसको लेकर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन जो मुंबई का है, वहां पर लड़की ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों तक उसे डिटेन करके रखा था। लेकिन कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद दोबारा वो उस लड़की का पीछा करने लगा और इसी दौरान जो है उसे ये जानकारी मिली कि जो लड़की है वो अंधेरी से ट्रेन पकड़कर खार आने वाली है करीब 8:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को। उस दौरान वो स्टेशन पर मौजूद था। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करती है, उसी दौरान वो सबसे पहले खुद को ट्रेन के सामने कूदने की एक्टिंग करता है और उसके बाद जब वो नहीं कर पाता है तो उसके बाद फिर जब लड़की उतरती है तो उसको जबरदस्ती जो चलती ट्रेन है उसके नीचे फेंकने की कोशिश करता है, यानी साफ तौर पर मारने की यहाँ पर कोशिश थी। इस घटना के सामने आने के बाद जैसे ही सीसीटीवी जो है रेलवे पुलिस के हाथ लगा, रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुमेध जाधव बताया जा रहा है प्रशांत। और अहम चीज ये है कि उस दौरान जब वो लड़की को ट्रेन के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसकी माँ वहां स्पॉट पर मौजूद थी। उसने जैसे ही देखा और उस लड़की की मां को देखकर आरोपी तुरंत भागने लगा, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और ये उसकी भागती हुई तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कोशिश इस आरोपी ने की है, जिसे अब पकड़ लिया गया है। पहले तो बताया जा रहा है कि खुद ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश कर रहा था, यानी महज एक नाटक की वो जान दे देगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरी दिशा से आई ट्रेन थी, उसमें मौजूद उस लड़की को खींचकर बाहर लाता है और फिर ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश भी करता है। जब लड़की लगातार जूझती नजर आती है, नाकाम वो हो जाता है, तो वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन ये तस्वीरें पूरे कैमरे में कैद हो गई है। मुंबई के खार रेलवे स्टेशन की यह घटना है। एक तरफा प्यार में पहले तो खुद ट्रेन के आगे कूदने का नाटक करता है और फिर लड़की की हत्या करने की कोशिश भी करता है। फिर जब लोग उसका पीछा करते हैं, वहां से भाग खड़ा होता है। आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंगाल बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, मुख्य सचिव को। दरअसल वहां जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है, उसमें बसों को ना रोके जाने की गुजारिश की गई है बीजेपी की ओर से। हुगली में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, लेकिन बसों को आगे ना रोका जाए, ये अपील करते हुए बीजेपी की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है डीजीपी को और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कि इस जनसभा में किसी भी तरह से कोई बाधा ना डाली जाए और उस पर एहतियाती कदम उठाए जाएं। जितनी भी बसें वहां पहुंचने वाली है, उसे ना रोका जाए, ये अपील करने के लिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने ये चिट्ठी लिखी है डीजीपी को और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुगली में एक बड़ी जनसभा है, उससे पहले गुजारिश डीजीपी से बीजेपी की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमले के आरोप में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया, जिसका एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि जब चाय पर चर्चा का कार्यक्रम हो रहा था, वो आगे बैठे हुए थे, तब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया है। इसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन आरोप यह लग रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं पर इस तरह से हमला किया है। चाय पर चर्चा में भाग ले रहे थे, 3 मिनट के गुंडे आए, पुलिस के सामने इन लोगों ने पूरी धड़क बहुत मार। भारतीय जनता पार्टी करना अपराध है बंगाल में, इसलिए पुलिस के और पुलिस के गुंडे, तृणमूल के गुंडे सब मिलजुल कर ये सब। बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हमले के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में नॉर्थ 24 परगना के एसपी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अपील की गई है कि एसपी का यहां से तुरंत तबादला कर दिया जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले से ही जानकारी देने के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी के आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस या तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है या फिर बेगुनाहों को पकड़ ले रही है।
चुनाव आयोग से भी बीजेपी ने यह शिकायत की है कि जब कभी इस तरह की शिकायत की जाती है तो उल्टे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही केस बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से, या फिर कुछ बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है। ऐसे में पत्र लिखा गया है, बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है और मांग यह की गई है कि वहां के एसपी का तुरंत तबादला किया जाए। टीएमसी पर एक बार फिर हमला करने का मौका मिला बीजेपी नेताओं को, तो बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की निंदा की। दिलीप घोष ने ट्वीट किया और लिखा, उत्तर 24 परगना में टीएमसी के राजनीतिक आतंकियों ने हमारी परिवर्तन यात्रा के दौरान बम से हमला किया। ये लोगों के मन में आतंक फैलाने के लिए प्लान बनाकर हमला था। पश्चिम बंगाल के लोग सही समय पर अपना जनादेश देंगे, यानी हमला सीधे ममता बनर्जी सरकार पर था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर सभी अपराधियों का हिसाब होगा। कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों का नाम लिख करके रखना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो चाहे गुंडा अपराधी हो, चाहे टीएमसी के गलत कामों का समर्थन करने वाला कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उसका भी हिसाब होगा। या आप भरोसा रखिए कि उत्तर प्रदेश में ये हम लोगों ने किया। बंगाल की सियासी फिजाओं में इस वक्त कई बातों की चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर हो रही है, दूसरी चर्चा टीएमसी में बगावत की छिड़ी हुई है, तो वहीं तीसरी चर्चा बंगाल में बीजेपी के लगातार मजबूत होते कुनबे की भी हो रही है। इन तमाम चर्चाओं में अगर कोई केंद्र बिंदु में है तो वो खुद ममता बनर्जी हैं, क्योंकि ममता में बंगाल में इस बार सत्ता पर वापसी का ममता बनर्जी एक बार फिर से ख्वाब देख रही हैं। बीजेपी से अब वो इस कदर डरी हुई हैं, पार्टी को एक बार फिर से चुनावी स्लोगन अब अपना बदलना पड़ गया है और इस बार ममता बनर्जी ने पार्टी के लिए नए स्लोगन के जरिए बंगाल के सेंटिमेंट को छूने की कोशिश की है। बंगाल में टीएमसी का इमोशनल कार्ड, नए स्लोगन के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश। बंगाल में ममता बनर्जी की बेटी वाली पॉलिटिक्स। लोकतंत्र के उत्सव में प्रयोग धर्मिता के अपने ही मायने हैं। कौन सा प्रयोग कब, कहां और कैसे कारगर साबित होगा, ये सत्ताधारी पार्टियों को बखूबी आता है। लगातार खिसक रहे सियासी जनाधार ने एक बार फिर ममता बनर्जी को भी प्रयोगों की पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया है। इसी कड़ी में कोलकाता से आई इन तस्वीरों ने ममता बनर्जी के इरादों को जाहिर कर दिया है। विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से ममता बनर्जी ने नए चुनावी स्लोगन के जरिए इमोशनल कार्ड खेल दिया है। पार्टी का नया चुनावी स्लोगन है, बांग्ला निजेर मय के इच्छाए, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। একটা স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে যেতে চায়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। এই স্লোগানের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের শত সহস্র সহকর্মী পৌঁছবেন। मां और बेटी का ये रिश्ता ममता बनर्जी को चुनावों से ठीक पहले क्यों याद आ रहा है, इसके पीछे भी अपनी ही कहानी है। ममता जानती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी उनकी पार्टी को कितना बड़ा झटका दे चुकी है और ऐसी ही तस्वीर इस बार कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। टीएमसी को पता है कि जरा सी रणनीतिक चूक पार्टी के सपने को तोड़ सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके टीएमसी के बागी नेता उन्हें कहां-कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीएमसी जानती है कि करीब 1.5-2 सालों से बीजेपी ने बंगाल में अपने जनाधार को कितना मजबूत कर लिया है। साथ ही ओवैसी का चुनाव मैदान में उतरना भी टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी मुसीबत से कम नहीं है। अब जरा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहीं से मैदान में उतरेंगी।
यदि उनको अपनी जीत का भरोसा है तो ये घोषणा भी करें, वरना ये समझा जाएगा कि आपको नंदीग्राम पर भरोसा नहीं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने अपना ये नया स्लोगन जारी किया। पार्टी का दावा है कि ये फैसला दिल और दिमाग से लिया गया है। You can also clearly understand this message. So it's a very simple message. It's an honest message. It's a direct message. It's a message from here. It's also a message from here. No, one slogan, and that is Bangla Nijer Mekei Chai. So that's the slogan. It's a positive slogan. ममता का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से बाहरी और भीतरी की राजनीति करती आ रही टीएमसी ने इस स्लोगन से पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश की है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी शक्ति। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, दीदी ने अपना स्लोगन लॉन्च किया कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। दीदी की स्लोगन नहीं है ये, जो 500 करोड़ वो जो काट मनी लेकर जो उसको बिहार से लाया ना, जिसका इंटेलिजेंस से खरीद के चुनाव जीतना चाहता है, वो उसका है। वो आईपैक का स्लोगन है। ये स्लोगन बंगाल में रिजेक्टेड। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की तरफ से कोई नया स्लोगन दिया गया है। पहले भी कई मौके आ चुके हैं जब ममता बनर्जी ने जनता को लुभाने के लिए स्लोगन का सहारा लिया। लेकिन टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की नजर में नए स्लोगन के कोई मायने नहीं है। पहले दीदी का बोला, दीदी के बोलो, रिजेक्टेड। दूसरा बांग्लार गर्व, रिजेक्टेड। तीसरा दीदी दूध, ऑल्सो रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्ट होने वाला है। अपने प्रदेश बनाने